नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण स्कैम में कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने दर्ज किया केस। कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में ईडी की एंट्री हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सिद्धारमैया के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। कर्नाटक लोकायुक्त की तरफ से दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त ने 27 सितंबर को सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये पूरा मामला सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुआवजे के तौर पर मिली 14 प्रीमियम साइट से जुड़ा है। आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने एमयूडीए से गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई। इसमें 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम है। ईडी को पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाने और जांच के दौरान उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। ईडी के केस दर्ज करने के बाद सिद्धारमैया और उनके परिवार की संपत्तियां कुर्क भी हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का बयान, कहा मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अली के बयान से पल्ला झाड़ा। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। महबूब अली खान के इस बयान ने पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। नुकसान की भरपाई करने के लिए समाजवादी पार्टी ने खुद को महबूब अली के बयान से अलग कर लिया। इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये सच है, इस देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन साफ सफाई की ये कोशिश नाकाम रही। बीजेपी ने बयान को मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेताओं ने कहा महबूब अली जैसे लोग संख्या बल की धमकी न दें। अखिलेश यादव भी मुसलमानों को प्रश्रय देते हैं, इसीलिए महबूब अली ने ये बेतुका बयान, जिस दिन हिंदू एक होगा उस दिन तुम्हारे हैकड़ी बंद हो जाएगी। अगर आप आबादी के आधार पर चुनौती दो, ये जरूर जान लेना चाहिए कि शेर अकेले भी चलता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी बयानबाजी से बचना चाहती है ताकि ध्रुवीकरण न हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसे मुद्दा बनाया जाए। हरियाणा में शुरू हुई राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। मंच पर राहुल ने हुड्डा और सैलजा के हाथ मिलवाए। राहुल बोले, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच खड़े राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के बीच एकता का संदेश कुछ यूं दिया। एकता के इस संदेश के बीच जोर शोर से अंबाला के नारायणगढ़ से विजय संकल्प यात्रा शुरू हुई। खुली जीप पर राहुल के साथ प्रियंका गांधी, हुड्डा और सैलजा सवार थे। पहले दिन राहुल गांधी ने अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क किया। सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसंपर्क करेंगे। एक दिन के ब्रेक के बाद प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी दक्षिण हरियाणा में प्रचार करेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद रहीं। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी हरियाणा में 3 सभाओं को संबोधित करेंगी। इनमें से एक सभा विनेश फोगाट के लिए जुलाना में होगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हरियाणा में सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल की विजय संकल्प यात्रा पर बीजेपी का तंज। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा किस्मों से आए हरियाणा। योगी ने कहा कांग्रेस ने विकास नहीं विनाश किया। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस विजय संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा अटैक किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हुड्डा सरकार के कामकाज की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में खर्ची पर्ची के बगैर कोई काम नहीं होता था। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा के रण में तूफानी प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने विकास नहीं विनाश दिया है, कांग्रेस ने ही देश का विभाजन किया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया। चरखी दादरी में रैली करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा मोदी जी ने 2014 में चुनाव प्रारंभ होने के पहले यहां आकर किया था। तीसरा संस्करण भी 1 रैंक 1 पेंशन का मेरे बहन भाइयों वह जारी हो चुका है। हरियाणा में प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी प्रचार के आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तिरुपति प्रसाद मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आया एक चौंकाने वाला ट्विस्ट। कोई भी कोर्ट को यह नहीं बता पाया कि जिस घी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था उसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ या नहीं। इस पर कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नसीहत दे डाली। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां पता चली। 2 सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के वकील कह रहे हैं कि सैंपल उस घी का लिया गया जिसे ट्रस्ट ने इस्तेमाल नहीं किया। जब आप निश्चित नहीं थे कि सैंपल किस घी का लिया गया तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा बयान क्यों दिया? बिना तथ्यों की पूरी तरह पुष्टि किए घी में जानवरों की चर्बी वाला बयान देना क्यों जरूरी था? आपने 26 सितंबर को एसआईटी बनाई, लेकिन बयान उससे पहले ही दे दिया। सीएम का पद संवैधानिक पद है, उन्होंने जांच के बीच ऐसा बयान क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसकी जांच जरूरी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जांच का जिम्मा किस एजेंसी को दिया जाए। राज्य सरकार की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार की तरफ से गठित एसआईटी को मामले की जांच करने दी जाए या जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। नेपाल में टूट पड़ा है आसमानी कहर। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। न सड़कों का अता पता है, न रास्तों का कहीं कोई ठिकाना है। पूरा शहर पानी से लबालब है। सड़कों पर गाड़ियां डूब गई हैं। नदी में इतना भीषण उफान है कि डरा रहा है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू की तस्वीरें हैं, जहां रविवार को भारी बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि शहर भर में आफत टूट पड़ी। पूरे नेपाल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कई लोग तो लापता हैं। ये नेपाल के धादिङ की तस्वीरें हैं। यहाँ बारिश के बाद कुदरत के कहर की चपेट में आए लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया था। राहत बचाव कार्य के लिहाज से सबसे बड़ा संकट ये है कि प्रमुख हाईवे भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जिनको ठीक करने में काफी वक्त लगेगा। नेपाल में आई बाढ़ बिहार में ले आई मुसीबत। बिहार के कई इलाके जलमग्न हुए तो कुछ इलाकों में हुआ भारी नुकसान। कोसी नदी में आई बाढ़ से सुपौल के कई इलाके संकट में घिर गए हैं। गांव, मकान, झोपड़ियां सब पानी में डूबे हुए हैं। किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बाढ़ के भयावह हालात नजर आए। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। ये दरभंगा जिले के भूबोल गांव की तस्वीर है, जहां सोमवार तड़के कोसी नदी का तटबंध टूट गया, जिससे 2 प्रखंडों में लाखों की आबादी प्रभावित हुई। कोसी का तटबंध टूटने से जगह जगह पानी भर गया, लोगों की कमर तक पानी चढ़ा हुआ है। ये बिहार के मोतिहारी जिले की तस्वीर है, जहां सुगौली थाना परिसर में पानी भर गया। अधिकारियों के क्वार्टर भी जलमग्न हो गए। मोतिहारी में बागमती नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। भारत नेपाल सीमा से सटे कुंडवा, चैनपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
किशनगंज के गांव में भी पानी भर गया और नदी किनारे बसे लोग बाढ़ के कारण घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज लोगों तक राहत पहुंचाना है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम का बयान सामने आया। कासिम ने कहा कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। बेरूत को दहलाने वाली तस्वीरों के बाद अभी तक नसरल्ला वाले बंकर से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। आज भी बंकर वाले इलाके से एक और शव बरामद हुआ, लेकिन इस सबके बीच इजराइल को हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने अपने पहले संबोधन में धमकाया है। नसरल्ला की मौत के बाद नईम कासिम ने अपने कमांडर्स को पैगाम दिया, हमारे लीडर्स की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह पूरी ताकत से ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा। मैदान जंग में अभी हमने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। अगर इजराइल लेबनान में घुसता है तो हमारे लड़ाके पूरी ताकत से जवाब देने को तैयार हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जीत हिजबुल्लाह की ही होगी। इजराइल जो भी कहे, लेकिन हमारे मध्यम और लंबी दूरी का हथियार अभी सुरक्षित है। हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दुश्मन इजराइल अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। जंग में जीत हमारी होगी। बयान ऐसे वक्त आया जब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक्स का मूवमेंट बढ़ा दिया। उसके टैंक किसी भी वक्त लेबनान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल छोटी टारगेटेड रेड्स पर फोकस होगा और इसी के आधार पर कुछ दिनों में जमीनी हमला किया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि हाल के महीने में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के टनल्स में घुसपैठ की है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी सुरंगों और बंकर के जरिए ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर फ्रांस मीडिया का बहुत बड़ा दावा। कहा ईरान के जासूस ने नसरल्लाह की लोकेशन इजराइल को बताई। नसरल्लाह की मौत को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि इजराइल को काफी पहले से लोकेशन पता थी, तो कोई कह रहा है कि नसरल्लाह की कंफर्मेशन एक जासूस से मिली। ला पेरिसियन नाम के फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक इजराइल के बंकर को बर्बाद करने वाले हमले से चंद घंटे पहले ही नसरल्लाह की लोकेशन ट्रेस हुई। अखबार ने लेबनान के सोर्स का हवाला देते हुए लिखा, ये जासूस ईरान की हाई कमांड में मौजूद है। इसी जासूस की वजह से तेहरान में हमास चीफ भी मारा गया था। कहा गया कि हिजबुल्लाह को ईरान के साथ अपने नेताओं की लोकेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर ईरान की लीडरशिप को धमका दिया। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। कहा कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। मोदी ने कहा क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के लोगों से उनका कोई बैर नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के लोग शांति से रहें, लेकिन ईरान की लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए गए। एक बयान में इजरायली सेना ने बताया कि फाइटर जेट ने यमन के रास ईसा और होदेदा बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। इनमें पोर्ट के कर्मचारी और 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हवाई हमले के बाद पोर्ट के चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दी। कई लोगों ने ये मंजर कैमरे में कैद कर लिया। इस हमले को लेकर इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्रीफिंग की। हम जानते हैं कि दूर तक कैसे पहुंचना है और इससे आगे भी कैसे जाना है। हम जानते हैं कि सटीक टारगेट को ध्यान में रखते हुए कैसे हमला करना है। ये संदेश नहीं, ये हमारा एक्शन है। ये हमला हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक का जवाब था। दरअसल हूती विद्रोहियों ने 28 सितंबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। आईडीएफ ने कहा था कि उसने जमीन से जमीन पर मार करने वाले यमन से दागी गई फिलिस्तीन 2 मिसाइल को रोक दिया था। मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जब वो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। इजराइल ने दूसरी बार यमन पर हमला किया। इससे पहले जुलाई में तेल अवीव में ड्रोन अटैक के बाद इजरायली जहाज ने होदेदा पोर्ट पर बम बरसाए थे। क्या हिजबुल्लाह चीफ के बाद हमास का चीफ याह्या सिनवार भी मारा गया? आईडीएफ के एक दावे ने सिनवार की मौत से जुड़ी दावों को हवा दी है। इन तस्वीरों को बेहद गौर से देखिए। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी हूती विद्रोहियों पर हमले की ब्रीफिंग दे रहे थे, लेकिन उनके दाहिने तरफ मॉनिटर पर 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर में हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड थी, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हमास की लीडरशिप थी। इस पे कई चेहरों पर क्रॉस लगा था, लेकिन सबसे ऊपर याह्या सिनवार के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क था। यानी इजराइल की नजर में याह्या सिनवार को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो जिंदा हो सकता है या मुर्दा भी।
सिनवार की फोटो पर यह सवालिया निशान तब लगा जब हाल के हफ्तों में लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो संकेत देती है कि यहया सिनवार जिंदा नहीं है। यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी को लगता है कि हमास ने सिनवार के हवाले से हाल में जो बयान जारी किए हैं वो दरअसल उसकी ओर से नहीं आए हैं। इससे पहले एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा गया कि सिनवार को राफा में हुए ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही यहया सिनवार अमेरिकी और इजरायली सेना के टारगेट पर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के साथ साथ हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ। सिनवार से अलग इजराइल ने लेबनान में हमास चीफ को भी खत्म कर दिया। हमास की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि बेरूत में बीती रात हुई बमबारी में हमास के लीडर की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इसी के बाद पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दिया गया। बताया गया कि इस हमले में फतेह शरीफ अबू अल अमीन को खत्म कर दिया। इजराइल के मुताबिक फतेह शरीफ लेबनान में रहकर हमास की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर रहा था। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा वो नए लड़ाकों के रिक्रूटमेंट और हथियारों की खरीद फरोख्त में भी शामिल था। नसरल्लाह की मौत और अब इन हमलों के बाद से पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। मिलिट्री कमांडर बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अलर्ट रहिए, बड़ी गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। इस तरह कई लोगों की जान बच सकती है। हालांकि इजराइल का ये भी कहना है कि उनका आयरन डोम सिस्टम हर हवाई हमले को काउंटर करने के लिए तैयार है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद से बेरूत समेत पूरे लेबनान में दहशत है। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग लेबनान से सीरिया पलायन कर चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद भारत में नसरुल्लाह के सपोर्ट में हुए प्रदर्शन, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु ने बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत शिया मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद कर दी गईं और धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगाए गए। नसरल्लाह की बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई। 3 दिनों तक शोक मनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले रात में छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। हाथों में हसन नसरल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए। सबको तकलीफ है उनकी शहादत की, और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार आतंकवादी थे नहीं, बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे। बडगाम और करगिल में भी प्रोटेस्ट हुआ था। कुछ बच्चे नसरल्लाह के सपोर्ट में और इजराइल की खिलाफत करते बाहर निकले, नारेबाजी भी की। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हम शहादत वादा से नहीं डर, और ना हम पीछे हटने वालों में से हैं और ना डरने वालों में से। नसरल्लाह की मौत को लेकर हिंदुस्तान में सियासत भी हुई। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा, यहाँ के लोगों को विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, विरोध करने में क्या दिक्कत है। इसी लाइन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का बयान आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काउंटर किया। उनके साथ शामिल हाल भी होना चाहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम इसराइल के जरिए जो ज्यादतियाँ होती है फलस्तीन के साथ, उस हालत को समझते हैं, उन ज्यादतियों को समझते हैं, उनकी मजलूमियत को समझते हैं। हिजबुल्लाह के लिए इलेक्शन रुकवाना क्या, हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? सियासी वार पलटवार के बीच एक तथ्य यह भी है कि यूएस समेत कई बड़े देश हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत की आतंकी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ सरकार के बुलावे पर भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गया है। जाकिर नाइक लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में लेक्चर देगा। जैसे ही जाकिर नाइक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, पाकिस्तान सरकार ने उसके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खुद पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय के अधिकारी मोस्ट वांटेड को रिसीव करने के लिए इकट्ठे हुए थे। किसी ने फूलों की माला पहनाई तो किसी ने जाकिर को गले लगाकर उसका माथा चूमा। दहशतगर्द की पाठशाला चलाने वाले के लिए ऐसा प्यार आतंक के पनाहगार मुल्क में ही उमड़ सकता है। जाकिर नाइक लंबे समय से इस्लामिक उपदेश देता रहा है। लेक्चर के साथ वो खुलेआम टीवी पर दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में शामिल कराता है। साल 2016 में वो सुर्खियों में आया, जब बांग्लादेश में हुए बम धमाकों में उसका नाम सामने आया। भारत सरकार ने जांच की तो उसके कई फ्रॉड सामने आए। इसके बाद वो भागकर मलेशिया पहुंच गया। जाकिर नाइक 20 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। वहां पर उसके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जाकिर नाइक बांग्लादेश में भी अपने पीस टीवी को रीलॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में लगी आग, 17,000 लोगों के इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू।
जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ राख के बादल दिखाई देंगे। हर घंटे के साथ आग का दायरा और बढ़ता चला गया। फायर डिपार्टमेंट की टीमें लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन मेन पॉइंट तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। आग का दायरा ना बढ़े, रिहायशी इलाकों को अपने चपेट में ना ले, इसलिए रेस्क्यू के साथ लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेटेस्ट जानकारी मिलने तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जॉर्जिया की ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने भी एहतियात के तौर पर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। जिस कंपनी में आग लगी उसका नाम बायोलैब प्लांट है। पता चला कि स्प्रिंकलर हेड में गड़बड़ी की वजह से आग लगनी शुरू हुई, जिसके बाद पानी और दूसरे केमिकल्स के रिएक्शन से धुआं निकलने लगा। फिर आग ने विकराल रूप ले लिया। पिछले साल अमेरिका के टेक्सास में भी इसी तरह केमिकल प्लांट में आग लगी थी। तब भी 2 किलोमीटर के आसपास के इलाके को खाली करने को कहा गया था। करीब 4 महीने से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए अच्छी खबर आई। उन्हें और उनके साथी को वापस लाने के लिए नया स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। क्रू 9 मिशन के हिस्से के तौर पर क्रू ड्रैगन कैप्सूल को केप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। क्रू ड्रैगन में 4 एस्ट्रोनॉट को साथ जाना था, लेकिन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन से हटा दिया गया, इसलिए कि फरवरी में जब वे वापस लौटे तो कैप्सूल में सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर के लिए सीट की व्यवस्था की जा सके। वैसे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पहुंचने पर एक्सपीडिशन 72 यानी कि 72 के क्रू ने नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग, क्रू 9 कमांडर और अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोर्बुनेव के साथ क्रू 9 मिशन स्पेशलिस्ट का स्वागत किया। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी ड्रैगन कैप्सूल को लेकर पोस्ट किया, कहा कि ड्रैगन स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून में स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन उनके कैप्सूल में हीलियम लीकेज की वजह से वहीं फंस गए और उनका कैप्सूल उनके बिना ही धरती लौट आया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा दाव, महाराष्ट्र की गायों को दिया राज्य माता का दर्जा। शिंदे की कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र की देसी गायों को राज्य माता घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया और इस संबंध में शासन आदेश भी जारी कर दिया गया। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में देवनी, लाल कंधारी, पश्चिम महाराष्ट्र में खिल्लारी, उत्तर महाराष्ट्र में डांगी और विदर्भ में गौलाऊ जैसी देसी नस्ल की गाय पाली जाती है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लगातार देसी गायों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए देसी नस्ल की गायों को राजमाता का दर्जा देने के साथ साथ देसी गाय पालने वाले किसानों को भी मदद का फैसला किया गया है। गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। किसे उल्लू बनाना चाह रहे हो? महाराष्ट्र की पावन जनता सब जानती है, सब देख रही है और ये गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में कोतवालों को लेकर ग्राम सेवक के वेतन बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले हुए। मुंबई के धारावी में मस्जिद कमेटी ने खुद ही हटवा दिया मस्जिद का अवैध निर्माण। पिछले हफ्ते बीएमसी जब अवैध निर्माण हटाने गई थी तो बवाल हो गया था। बीते हफ्ते हुए बवाल के बाद जो तय हुआ था उसी पर अमल करते हुए धारावी की महबूब ए सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही हथौड़ा चला दिया। मस्जिद में लगभग 20 फीट का मीनार और गुंबद का जो हिस्सा है वो अवैध है। उस पर ग्रीन कर्टन लगाया गया और तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पिछले शनिवार को जब इस इल्लीगल हिस्से को ढहाने के लिए बीएमसी की टीम धारावी झुग्गी बस्ती में पहुंची तो हंगामा हो गया था। उसके खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बीएमसी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई थी। इसके बाद अवैध हिस्सा हटाने के लिए खुद मस्जिद कमेटी ने 7 दिन का वक्त मांगा था। पिछले हफ्ते धारावी में जो बवाल हुआ था उसमें 3 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने जैसे मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा। खड़गे ने कहा था, मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से हट नहीं जाते। अमित शाह ने कहा, कांग्रेसियों के मन में प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत है। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा।
एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव सभा में खराब तबीयत के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए जो कहा, उस पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खड़गे ने अनावश्यक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा। इससे यह दिखता है कि कांग्रेस के लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी नफरत है। खड़गे जी का जब स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उसमें भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ड्रैग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर नेता के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह को जवाब दिया। कांग्रेस कह रही है कि खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, देश में दरार पैदा करने वाली विचारधारा का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो। इस सियासी बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे को फोन करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। कल एक जनसभा में अचानक मंच पर बोलते बोलते खड़गे लड़खड़ाने लगे थे। जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान, आखिरी चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कल जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीट पर वोटिंग होगी। तीसरे फेज में जम्मू डिवीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीट शामिल है। आखिरी फेज की 40 सीटों पर कुल 415 कैंडिडेट्स हैं। तीसरे फेज में संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु और निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख भी चुनाव मैदान में है। पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग भी निर्दलीय मैदान में है। तीसरे चरण में 39,18,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 5,060 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र का फिर से दौरा करेंगे अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। महायुति में सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ सकती है बात। महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनाव की तैयारी को रफ्तार देने में गृह मंत्री जुटे अमित शाह कल दादर में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद रहेंगे। 24 और 25 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने महायुति में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी की नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की थी। उसके बाद शाह की सलाह पर 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। कल फिर सीट शेयरिंग को लेकर शाह की सहयोगी दलों के साथ बैठक हो सकती है। भाई कुछ भी जायजा ले लो, बैठो, पैसा जमा करो, पुलिस को आदेश दो कि जो अपोजिशन है उनको अरेस्ट करो, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हो। सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आ रही है। शाह के दौरे से पहले किरण रिजिजू नागपुर के चैत्यभूमि पहुंचे। मोदी कैबिनेट में एकमात्र बौद्ध मंत्री किरण रिजिजू पर राज्य में नाराज मराठी बौद्ध समुदाय को लुभाने की जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो काम किए हैं अधूरा है, या उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ये सब विषय को सोचना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं ही अकेला इस देश का बौद्ध कैबिनेट मंत्री है। इसी बीच महायुति में शामिल रामदास आठवले वाली आरपीआई ने 8 से 10 सीटों की मांग की है। साथ ही एक एमएलसी पद की भी मांग है। जाना था पुलिस स्टेशन, लेकिन सीधा पहुंच गए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने। कोल्ड प्ले टिकटों की धोखाधड़ी के केस में जांच के दायरे में आए बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी को देवेंद्र फडणवीस के दर से भी बेरंग ही लौटना पड़ा। बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए, जबकि उन्हें समन भेजकर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वो पुलिस के पास न जाकर डिप्टी सीएम के घर पहुंच गए। हालांकि मुलाकात नहीं हुई। सुनो ना, आप को मिलना है, आप फोटो क्यों ले रहे हैं? इसकी वजह है जनवरी 2025 में होने वाली कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की टिकटों की बुकिंग। आरोप है कि टिकटों की बुकिंग में नियमों के विरुद्ध जाकर धोखाधड़ी की जा रही है। फैंस को महंगे टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की हजारों की टिकटें लाखों में बिक रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुक माई शो की पेरेंटिंग कंपनी बिग ट्री एंटरटेनमेंट के सीईओ आशीष हेमरजानी को 2 बार समन्स भेजकर पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और सीधे डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए। यहां से निकलते हुए एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरा बंद करने की कोशिश की। जांच ये हो रही है कि जब बुक माई शो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है, तो इस कॉन्सर्ट की टिकटें एजेंटों और दूसरे वेबसाइट्स पर उपलब्ध कैसे है।
चुनावी साल में सड़कों की खाक छानने लगी है दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी की अगुवाई में पूरी दिल्ली कैबिनेट खराब सड़कों का हाल जानने मैदान में उतर गई। दिल्ली के ओखला इलाके में सुबह सुबह सड़कों का मुआयना करने पहुंच गई मुख्यमंत्री आतिशी। सिर्फ सीएम आतिशी ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी कैबिनेट आज सड़कों की खाक छानती रही। उनके साथ स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी के अफसर भी थे। एक एक सड़क का मूल्यांकन किया गया। इस हफ्ते ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अगले हफ्ते से युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करने का काम शुरू हो जाएगा। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दे सकें। 4 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये सारी कवायद उसी को देखते हुए की जा रही है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने इस पर तंज कसा है। साल पहले कर लिया होता, 10 साल में लगातार किया होता तो आज दिल्ली की सड़कों की हालत नहीं होती। दिल्ली की सिर्फ सड़कें गड्ढे में नहीं है, दिल्ली की पूरी प्रशासनिक प्रणाली गड्ढे में है। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़क के अलावा दिल्ली नगर निगम के अधीन भी कई सड़कें आती हैं। दिल्ली सरकार ने इन सभी सड़कों को दिवाली तक दुरुस्त करने का टारगेट रखा है। अहमदाबाद की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तलवार लहराते और पथराव करते बदमाशों ने मचाई दहशत। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर मचाया बवाल। अहमदाबाद के चाणक्यपुरी में रविवार की रात हथियारबंद गुंडों ने एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लोगों को दहशत में डाल दिया। ये गुंडे सोसाइटी के गेट पर तलवारें लहराते हुए लगातार पत्थर और ईंटें बरसाते रहे। उन्होंने बाहर से इतने पत्थर और ईंटें फेंकी कि गेट के अंदर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पूरी वारदात सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कुछ दिन पहले इस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया गया था। वहां 3 लोग शराब पीते हुए देखे गए तो गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और वो भाग गए, लेकिन बाद में वो गुंडों के पूरे दलबल के साथ आए और सोसाइटी के गेट पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत फैला हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के तौर पर उपद्रवियों को ढूंढना शुरू किया है। पर्चा दाखिल करने में हुई तकरार तो आम आदमी पार्टी के नेता ने कर दी फायरिंग। ये वाक्य है पंजाब के फिरोजपुर का। पावर का टशन देखिए। गुलाबी पगड़ी में ये शख्स सरकारी दफ्तर से निकलते हुए हवाई फायर कर गया, वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह में। ये वाकया उस वक्त का है जब फिरोजपुर के बीडीपीओ दफ्तर में सरपंच के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही थी। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच और आम आदमी पार्टी नेता हरप्रीत सिंह की पहले अधिकारियों से और फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जिरह हुई। इसी बात पर उसने दफ्तर से निकलते हुए हवा में फायर दाग दिया और गाड़ी में बैठकर भाग गया। पुलिस को मौके पर गोली का खाली खोखा बरामद हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता की इस हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल है। इसी आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए कट्स पर सहमति जता दी है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है। आज कोर्ट में हुई सुनवाई में फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से बताया गया कि सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए कट्स पर सहमति बन गई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियो के वकील ने कहा कि प्रोड्यूसर्स ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की रिवाइज कमेटी की तरफ से सुझाए गए बदलाव को लागू करने का फैसला लिया है। रिवाइज कमेटी ने फिल्म में 13 कट्स लगाने का सुझाव दिया था। सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले दृश्य और संवाद है, इसलिए इसे बिना कट्स के रिलीज नहीं किया जा सकता है। अब प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट में सेंसर बोर्ड की तरफ से सुझाए गए बदलावों को लागू करने के लिए एक प्रारूप पेश किया है। इस पर सेंसर बोर्ड के जवाब का इंतजार है। हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। फिल्म इमरजेंसी पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ संगठनों के विरोध और सेंसर बोर्ड से टकराव के कारण इस फिल्म की रिलीज अटक गई। बहुचर्चित अयोध्या रेप केस में आया नया ट्विस्ट। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान नहीं बल्कि उनके सहायक राजू का डीएनए हुआ मैच। जिस अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर यूपी की सियासत में खलबली मची हुई थी, उस मामले की कोर्ट में पेश हुई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीएनए रिपोर्ट में अयोध्या में पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन डीएनए सैंपल समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान से मैच नहीं हुआ, बल्कि मोहित खान के सहायक राजू से पीड़िता के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। राजनीतिक बवाल बढ़ने और समाजवादी पार्टी पर हो रहे हमलों के बीच अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग उठाई थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आज सील बंद लिफाफे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश की गई थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित अहमद खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 3 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है।
गुजरात के अहमदाबाद में फिल्मी अंदाज में सराफा कारोबारी से ठगी की गई। ठग नकली नोट देखकर 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना लेकर उड़ गए। नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह अनुपम खेर की फोटो लगी हुई थी। नकली नोटों का जखीरा, नोटों पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर, रिजर्व बैंक की जगह रिजॉल्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम, और फिर भी अहमदाबाद के एक सराफा व्यापारी मेहुल भाई ठक्कर से हो गई बड़ी ठगी। कहानी फिल्मी जैसी है लेकिन है असली। नकली नोट देकर खरीदा 1 करोड़ 60 लाख का सोना, नोट पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। टेबल पे 1 करोड़ 30 लाख रुपया रखे और बोला कि 30 लाख रुपया कम है, मैं बाजू के ऑफिस में लेके आ जाता हूँ। जैसे बंडल खोलने की कोशिश की तरफ उसने नजर के दूसरा आदमी भी पीछे से निकल गया। जिन नकली नोटों से ठगी की गई उनमें महात्मा गांधी की जगह अपनी फोटो देखकर अनुपम खेर भी दंग है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका जिक्र करते हुए हैरानी जताई। पुलिस बता रही है कि ठगी करने वाले सिख वेश धरकर आए थे। आरोपीओ जे छे सरदारजीनो वेश धारण करेला હતા। એમને 2100 ગ્રામનું સોનું ફરિયાદી પાસે અને સીજી રોડ ખાતે આવેલા કોમ્પ્લેક્સમાંથી આ સોનું લઈ અને શિફ્ટપૂર્વક ચીટિંગ કરી અને નાસી ગયેલા હતા। पुलिस ने नकली नोटों का वो 26 बंडल जब्त कर लिया है और संदिग्ध लोगों की तलाश करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साइबर ठगों के निशाने पर आम आदमी के साथ उद्योगपति भी आए। मशहूर उद्योगपति और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल से 7 करोड़ की ठगी मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में ये वो शातिर हैं जिन्होंने साइबर ठगी की सबसे नई तरीके से वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन के साथ जालसाजी की। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का नकली वारंट दिखाकर साइबर अफसर बनकर ओसवाल की ग्रुप की प्रॉपर्टी सीज हो और बदनामी का डर दिखाया। ओसवाल झांसे में आ गए और करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार बन गए। लेकिन बाद में जब गड़बड़ी का एहसास हुआ तो ओसवाल ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस किया और आसाम से 2 आरोपियों अतनु चौधरी और अनंत चौधरी को अरेस्ट किया, जिसके पास से करीबन 5.25 करोड़ की रकम बरामद की गई। ये ठगों से अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ट्रेस करना शुरू कर दिता सी और सानू ट्रेस हो गई सी। साइबर ठगों से देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी के बाद केस सॉल्व करने वाले पुलिस वालों को सम्मानित भी किया गया। गोवा सरकार में कलह पर एक्शन में बीजेपी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और मंत्री विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया गया। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े भी मौजूद रह सकते हैं। गोवा में बीजेपी विधायक माइकल लोबो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे रोजगार का मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को निशाना बना रहे थे। विश्वजीत राणे ने चंद दिन पहले ही कहा था कि 22,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बेरोजगारी को लेकर हो रही इस बयानबाजी के बाद दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान गोवा की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। कोरोना में लॉकडाउन का असर धरती के साथ साथ चांद पर भी देखने को मिला। चांद की सतह पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। लॉकडाउन की वजह से पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन में कमी आई थी, जिससे चंद्रमा का तापमान कम हुआ। अप्रैल-मई 2020 में सबसे सख्त लॉकडाउन था। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी से जुड़े दुर्गा प्रसाद और जी अंबिली ने 2017 और 2023 के बीच चंद्रमा के नजदीकी हिस्से की स्टडी की। 6 अलग-अलग जगहों पर रात के वक्त सरफेस टेम्परेचर का एनालिसिस किया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि लॉकडाउन के समय दूसरे सालों की तुलना में चांद के तापमान में 8 से 10 केल्विन की गिरावट आई थी। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली पेपर्स में ये स्टडी सामने आई। लॉकडाउन के समय फैक्ट्री, कार समेत दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहे और इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आई, जिसकी वजह से चांद की सतह पर तापमान घटने लगा। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को किया जाएगा सम्मानित। 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। बहुत ही गौरव की बात है कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के
अवार्ड दिया जा रहा है। मैं मिथुन दा को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब ये घोषणा हुई उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में थे। अपनी प्रतिक्रिया में वो बोले, कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। I am dumbfounded now. I cannot laugh, cannot cry with happiness also. I still taking time to digest it. 74 साल के मिथुन चक्रवर्ती को इसी साल पद्म भूषण भी दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृग्या फिल्म से डेब्यू किया था और पहली फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।